केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद तोखन साहू रायपुर होते हुए बिलासपुर जा रहे हैं और बिलासपुर जा रहे हैं तो ट्रेन में सवार होकर। इस वक्त हमारे साथ तोखन साहू मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। बड़ी जिम्मेदारी आपको केंद्र सरकार में मिली है। निश्चित रूप से बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते माननीय मोदी जी जैसे व्यक्ति के सरकार में सम्मिलित होना मेरे लिए और पूरे प्रदेश के लिए भी बड़ी गौरव की बात है। प्रदेश के कोने कोने से मेरे लिए बधाई संदेश आते हैं कि आपने पूरे प्रदेश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार में सम्मिलित होना ये गौरव की बात है। जिम्मेदारी तो मिली ही, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। किस तरीके से कोई लक्ष्य बना रखा है आपने? निश्चित रूप से जो जिम्मेदारियां मिली है उसका बहुत ईमानदारी से निर्वहन करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में इस प्रदेश का विकास हो, पूरे देश का विकास हो और शासन की योजनाओं को समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों तक पहुंचाना और जो भी हमारे मंत्रालय में जो योजना बनती है उसको धरातल पर लाना, इसके लिए निरंतर प्रयास करना, ये काम हम करेंगे। सांसद की टिकट मिली आपको, चुनाव में बड़ी जीत भी मिली। कल्पना की थी कि केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे? देखिए, हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। जो जिम्मेदारियां पार्टी के द्वारा दिया जाता है उस जिम्मेदारी का हम सब लोग निर्वहन करते हैं। कोई पद मिले इसके लिए हम लोग काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ता मेहनत करते रहते हैं और ये सौभाग्य है कि सांसद बनने के बाद माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला है। ये वाकया ज़रा साझा करिए कि जब फ़ोन आया पीएमओ से आपको, तो ये अंदेशा था कि मंत्री बनाया जा रहा है, और जिस वक्त फ़ोन आया उस वक्त आप कर क्या रहे थे? कौन से प्लेटफॉर्म मिलेंगे? देखिए, मुझे इस बात का कोई अंदेशा नहीं था। मैं छत्तीसगढ़ भवन के एक बिल्डिंग के बाजू में भोलेनाथ जी का मंदिर है। मैं 9:30 बजे के आसपास मंदिर दर्शन करने गया था। जैसे ही प्रांगण में पहुंचा तो मुझे कॉल आया कि प्रधानमंत्री निवास पहुंचना है। तो मुझे आभास हुआ कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, लेकिन मैं जब निवास गया तो मुझे पता चला कि मैं मंत्रिमंडल में मुझे सम्मिलित किया जा रहा है। तो ये बात किसी से साझा किया आपने? छत्तीसगढ़ सदन के तमाम जो और वरिष्ठ नेता वहाँ मौजूद थे? जब सारी प्रक्रियाएं पूरा होने के बाद हमारे डिप्टी सीएम श्री साहू जी से बात हुआ और मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मुझे कॉल आया था और मैं प्रधानमंत्री निवास में हूँ और केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के पहले उन सांसदों से मुलाकात की थी जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा था। आप भी उस मीटिंग में थे। प्रधानमंत्री की कोई क्लास होती है तो कुछ ना कुछ तो विशेष होती है और कुछ ना कुछ हिदायत भी होती है और रूल्स रेगुलेशन भी प्रधानमंत्री बताते ही हैं। क्या हुआ था उस क्लास में? देखिए, वहाँ लंबी चर्चा होती है। ये है कि मैं ये कह दूं आपसे कि ये शोर जो आप सबको प्राप्त हो रहा है, सभी सांसद इस पद के हकदार हैं, सब में योग्यता है, लेकिन ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है तो हम सबको अच्छा काम करना चाहिए, मिल के काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और जिसको जो जिम्मेदारियां दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी शिद्दत के साथ सबको करना है। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर उपस्थित हैं, सब सीनियर लोग उपस्थित हैं और ये हमारे लिए और ख़ास करके हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए बड़ी गौरव का पल था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सम्मिलित होना। आपके मित्र हैं, आपके सहपाठी हैं डिप्टी सीएम अरुण साहू जी, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं राज्य में, आप केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री हैं।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी गवर्निंग, बीजेपी लीड एनडीए की सरकार है। कितना फायदा होगा डबल इंजन की सरकार से? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार और श्री विष्णुदेव जी की सरकार, मोदी जी की सरकार आने के बाद विगत 10 सालों में आपने देखा होगा इतने जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं। देश में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है, बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं, सेना की ताकतें बढ़ी है, सेना मजबूत हुए हैं, भ्रष्टाचार पर नकेल कसा गया है। और वहीं राज्य सरकार माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनने के बाद मात्र 100 दिन में मोदी जी की अनेक गारंटी को पूरा किया गया है। 2 साल की बकाया बोनस राशि, 3100 रुपये में धान खरीदना, मातारी बंधन योजना के माध्यम से माताओं बहनों को के खाते में सीधा सीधा पैसा भेजना, आदि आदि। तो ये डबल इंजन की सरकार का लाभ आप जनता महसूस कर रही है, देख रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिली नहीं। हम 1500 रुपया पेंशन देंगे, किसी माताओं बहनों को कभी पैसा मिला नहीं। तो ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। डबल इंजन की सरकार है, सीधा सीधा इसका फायदा आम जनता को, प्रदेश को और देश को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है अभी भी एक बड़ी किल्लत है, बड़ी दिक्कत है। इसे सुचारू रूप से लाने की कोई योजना पर क्या केंद्र सरकार काम कर रही है? राज्य को कोई बड़ा आर्थिक सहयोग देगी या केंद्रीय योजनाओं का कोई लाभ राज्य को मिलेगा? माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा पहले ही निर्णय लिया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के। शहरों की आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण का प्रभाव बढ़ा है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए माननीय मोदी जी की सरकार में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर के ई बस सेवा शुरू करने का एक प्लानिंग है। स्वीकृतियाँ भी दे दी गई है रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई के लिए। ये मैं अधिकारियों से बैठ कर के बातचीत किया माननीय केंद्रीय मंत्री जी के साथ में। ये थोड़ा समय लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, जहाँ चार्जिंग वगैरह की जो सुविधाएं हैं, इसको जितना जल्दी हो सके टेंडर की प्रक्रिया में है। प्रक्रिया पूरा करने के बाद इन चारों शहरों में ई बस सेवा प्रारंभ की जाएगी और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौगात होगा और पूरे देश में ऐसा प्लानिंग है। फिलहाल कितनी ई बस, कोई योजना है कितनी ई बस चलाने की? रायपुर के लिए 100 बस की सेवाएं उपलब्ध होगी, बिलासपुर के लिए 50 और इसी तरह कोरबा और भिलाई के लिए 20-20 बस की सेवाएं पहले उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रेन में सवार होकर आप बिलासपुर भी इस वक्त जा रहे हैं। बिलासपुर के सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। बिलासपुर ऐसी जगह है जो रेलवे का जोन है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देने वाला जोन देश पे कहा जाता है। लेकिन ट्रेन के लेट लतीफ़ी, ट्रेन के कैंसलेशन के मामले में भी छत्तीसगढ़ खूब नाम कमा रहा है। बतौर केंद्रीय मंत्री, अब जब आपकी भूमिका बड़ी हो गई है, लगता है कि ये समस्या से राज्य के लोगों को निजात मिल पाएगी जल्द से जल्द? आपने देखा होगा कि विगत 10 सालों में माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा रेलवे क्षेत्र में अनेक कार्य किए गए हैं। कांग्रेस की सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं को बिगाड़ करके रखा गया था। आज आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन में कितनी साफ सुथरा सुविधाएं उपलब्ध हैं स्वच्छता के नाम पर। अब तुलना करके देखिए 10 साल पहले क्या परिस्थितियाँ थी। अब नई रेल लाइनों का निर्माण किया जा रहा है, नए रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण किया जा रहा है एयरपोर्ट की तर्ज पर। और जब नई कोई सुविधाएं प्रारंभ करते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जा रहे हैं, तो नया कोई प्रोजेक्ट आता है तो समय तो लगता है, लेकिन उसका लाभ जनता को मिलता है। रही बात लेट लतीफ़ी की, तो उसके लिए भी माननीय मंत्री जी से मिलकर के बातचीत करके जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बहुत सक्रियता से प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय योजनाओं का आप जिक्र कर रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले भी केंद्र की योजनाएं छत्तीसगढ़ में पहुंच नहीं पाती थे और तब जिस लेवल पर एक इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत थी उसमें एक कमी भी दिखाई पड़ती थी। वजह क्या थी? और अब जो एक लंबी दूरी है, लंबी खाई जो बन गई थी, अब आप जब केंद्रीय मंत्री हैं राज्य से, इस खाई को
पाटेंगे? देखिए, एक ही विचारधारा की सरकार है। सरकार की कोई भी योजना हो उसका फ़ायदा सीधा सीधा जनता को मिलेगा। एक उदाहरण बता रहा हूँ, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ में पैसा भेजे गए, लेकिन भूपेश के सरकार के द्वारा अपने हिस्से की पैसा नहीं दिया गया। और इसका प्रमाण भी है, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने कहा कि ये गरीबों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने वो विभाग के मंत्री पद छोड़ दिए थे। अब डबल इंजन की सरकार है, एक विचारधारा की सरकार है, और हमारी सरकार की योजना भी है कि सरकार की सारी योजना समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुँचे। अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंत्योदय की भावना को लेकर के हम सब लोग काम करते हैं। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा न केवल प्रदेश को बल्कि पूरे देश की जनता को मिलेगा। एनडीए की 22 प्रदेशों में सरकार है, इसका सीधा सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा। ठीक है, ये बात तो है कि डबल इंजन की सरकार है, एक विचारधारा की सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चुनाव के पहले बीजेपी ने जितने बड़े वादे किए थे, एक बड़े बजट की भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि ये बात अलग है कि लोकसभा चुनाव के पहले कई बड़े वादों को बीजेपी ने पूरा किया है, लेकिन फिर भी कई ऐसे वादे अब भी हैं जिसके लिए एक बड़ी राशि की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये संतुलन केंद्र कितना सहयोग करेगा, कि ये संतुलन बिठेगा कैसे? देखिए, माननीय मोदी जी की सरकार है, कभी किसी के साथ भेदभाव करती नहीं। यदि शौचालय का निर्माण करना है तो शौचालय सबके घर में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास बनाना है तो सभी ज़रूरतमंद के घर में बनना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के किसी स्टेट से कोई भेदभाव नहीं, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, इसी ध्येय को लेकर के हमारी सरकार काम करती है। और सरकार सभी स्टेटों को साथ में लेकर के काम करेगी। भेदभाव का आपने जिक्र किया, भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि इलेक्शन के ठीक वक्त जब इंडिया ने जिन मुद्दों को उठाया, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर भी केंद्र सरकार के पास अपनी कोई प्रायोरिटी है? केंद्र सरकार बेरोजगारी के आंकड़ों को क्या कम करेगी? महंगाई की दरें जो लगातार बढ़ रही हैं, इसे कम करने की योजना पर काम करती नजर आएगी? बेरोजगारी और महंगाई की जब बात करती है कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन, तो तुलना करनी चाहिए। मोदी जी के सरकार के समय बेरोजगारी दर कितना प्रतिशत है, महंगाई का दर कितना है, और जब ये लोग लगातार सत्ता में रहे तब कितना था। ये आंकड़ा जनता के बीच में रखना चाहिए। ये लोग केवल आम जनता को भ्रमित करने के लिए ये बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दा ये लोग उठाते हैं। कांग्रेस के पास ना कोई विज़न है, ना विकास के लिए इनके पास कोई योजना है। ये केवल सरकार का विरोध करने के लिए ये लोग विरोध करते हैं। ये महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा छेड़ा तो एक चीज़ ये भी ध्यान आया कि भूपेश बघेल सरकार तो आंकड़े जारी करती थी हर 3 महीने में कि बेरोजगारी दर लगातार राज्य में घट रहा है। इस आंकड़ों पर कोई टिप्पणी आपकी? देखिए, भूपेश की सरकार, कांग्रेस पार्टी झूठ बोल करके सत्ता में आई थी और पूरा झूठ बोल बोल कर ये 5 साल सत्ता में रहे। इसका परिणाम भी उन्होंने भुगता। इसलिए जो वो आंकड़े भी पेश कर रहे थे, उनके आंकड़ों पर जरा भी भरोसा नहीं करनी चाहिए। गंगा जल लेकर के झूठी कस्में खाने वाली ये पार्टी है, इसलिए तो कुछ भी बोल सकते हैं। एक सवाल है और थोड़ा सा हो सकता है कि इसका जवाब देने में आप असहज हों, लेकिन चूंकि लोरमी से आप विधायक रहे हैं, बिलासपुर से आप सांसद हैं, लोरमी से इस वक्त विधायक डिप्टी सीएम अरुण साहू जी हैं, बिलासपुर से वो सांसद रह चुके हैं। एक एरिया में, एक क्षेत्र में 2 पावर सेंटर। देखिए, जनता का आशीर्वाद है और आप सबका प्रेम है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और जनता के बीच में काम करते 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 हम कोई नेता के रूप में काम नहीं करते, बल्कि सेवक के रूप में हम सब लोग काम करते हैं। इसलिए जनता पसंद करती है और हम एक सेवक के रूप में ही काम करेंगे। और निश्चित रूप से माननीय हमारे डिप्टी सीएम जी लोरमी के विधायक हैं, तो ये पावर स्टेशन तो रहेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, चूँकि सामाजिक समीकरण पर यदि बात की जाए,
कांग्रेस ने दुर्ग लोकसभा की टिकट राजेंद्र साहू को दी, महासमुंद लोकसभा की सीट ताम्रध्वज साहू को दी, और जिस तरीके से समाज के इंटरनल बैठकों से खबर निकल कर आती है कि समाज का जो उम्मीदवार होगा, दलगत राजनीति से ऊपर समाज के उम्मीदवार को ही हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन नतीजे बहुत अलग तरीके के रहे। दोनों को हार मिली, आपको जीत मिली। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता और पूरे देश की जनता और छत्तीसगढ़ में सभी वर्ग के लोग माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान किए हैं। मोदी की गारंटी पर मतदान हुआ है, विश्वास जताए हैं। कांग्रेस पार्टी की कथनी करनी में अंतर है, इसलिए हर वर्ग का, हर समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है और 11 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले हैं। इसलिए सभी वर्गों का, सभी समाज के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। एक सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि आप जिस वक्त ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी जब चुनाव कैंपेनिंग में आए थे, उन्होंने ट्रेन की यात्रा की थी और तब बार बार ये सवाल उठाया था कि ट्रेन की लेटतीफ़ी हो रही है, केंद्र सरकार ने रेलवे को कई दशक पीछे धकेल दिया है। चूंकि यात्रा कर रहे हैं इसलिए सवाल सहसा ध्यान में आया, इस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी 50-60 साल तक सत्ता में रहे, उनके नाना नानी परनाना परनानी इतने सालों तक सत्ता में रहे, ये सवाल उठाते हैं देश के विकास के लिए। यदि देश के विकास में पिछड़ने का कोई कारण है तो नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी, इनको सवाल ही नहीं करना चाहिए, जो लगातार एक छत्र पर राज किए हैं देश में और प्रदेश में। यदि हम पिछड़े हुए हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जो तुष्टीकरण की नीति है, कांग्रेस पार्टी की परिवारवाद की नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी की जो भ्रष्टाचार की नीतियां हैं, उसके कारण ने देश ने पिछड़ा। और 10 सालों में आपने देखा होगा, राष्ट्रभक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश की बागडोर संभाले हैं, गरीब का बेटा, तब देश का मान सम्मान गौरव देश में, चाहे रेलवे के मामले में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो, चाहे विदेश नीति के मामले में हो, चाहे देश में समस्याओं के समाधान के मामले में हो, सारी समस्याओं का समाधान यदि कोई कर पाए हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर पाए हैं। चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया था और ये कहा था कि सरकार बनने के 6 महीने के भीतर कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। चूंकि एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी को खुद के बूते बहुमत नहीं मिल सकी है, लगता है कि ये बहुत आसान होगा कहना कि बड़े और कड़े फैसले लेने में अब थोड़ी दिक्कत आ सकती है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देश और दुनिया के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले कि जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं सम्माननीय, वो जब विदेश जाते थे तब किस तरह से सम्मान होता था, और अब माननीय मोदी जी जाते हैं तब किस तरह से सम्मान होता है, ये हम सब ने देखा है। एनडीए का नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं। देश के हित में जो भी निर्णय होगा, जो भी कड़े फैसले लेने होंगे, मजबूत सरकार है, देश हित में निर्णय लिया जाएगा। हम सबको ये विश्वास रखनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर है, हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से आरएसएस के नेताओं के बयान आ रहे हैं केंद्र सरकार को टारगेट करते हुए, इन बयानों का संदर्भ किस ओर इशारा करता नजर आता है? हम सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हमारे सब वरिष्ठ नेतागण लोग हैं और सबका ध्येय सिर्फ एक ही है कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। इसी ध्येय को लेकर के काम करने वाले हम सब लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसी ध्येय को लेकर के काम करते रहेंगे। किसी के मन में कोई मतभेद नहीं है। ठीक है, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यह है तोखन साहू, केंद्र सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ के एकमात्र मंत्री हैं, और जिस तरीके से राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी लेड एनडीए की सरकार है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार से राज्य जो है वो द्रुत गति से आगे बढ़ेगा। तमाम विषयों पर तोखन साहू जी ने हमसे
खुलकर बातचीत की है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।